नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 सामान्य एवं साहित्य हिंदी यानी कि दोनों प्रकार के छात्रों के लिए यह वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 35 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए आते हैं। यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपके क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत यूपी बोर्ड में देखिए 10 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताने वाला हूं यह आपके हिंदी गद्य साहित्य यानी कि सॉरी पद्य साहित्य से होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझना है और देखिए क्वेश्चन का आपको स्कोर भी करना है। यानी कि 35 क्वेश्चन में से आप जो है कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, स्कोर अपना कमेंट में बताइएगा। और देखिए इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यार आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और अच्छे तरीके से इनको एक क्वेश्चन का आंसर सही देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है काव्य धारा के कवि हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा यार क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको समझ लीजिए। यहां पर आप लोग काव्य धारा की जगह पर कर लीजिए रीतिकाल, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, रीतिकाल। तो रीतिकाल के कवि कौन है ये कर लीजिए आप लोग। तो यहां पर देखिए रीतिकाल का इस प्रकार से जब आपका हो जाएगा क्वेश्चन कि रीतिकाल के कवि हैं, तो यहां पर आपका जो है केशवदास आप टिक करके चले आएगा, आपका बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। वैसे यहां पर बिहारी लाल भी हैं, लेकिन यहां पर आप लोग जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा। तो जो रीतिकाल के कवियों की बात करें तो यहां पर केशवदास जी जो है मुख्य कवि हैं, तो इसलिए यहां पर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो समझिएगा महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की रचना इनमें से कौन है। पहला आपका ऑप्शन सांदगी, दूसरा आपका पल्लो, तीसरा आपका चांद का मुंह टेढ़ा और चौथा आपका धूप की धाम। तो यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ए ऑप्शन यानी कि सांदगी क्या है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो इस प्रकार से आपका यह राइट आंसर हो जाएगा ना। तो यहां पर पल्लो किसके, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो इसलिए आपका पहला जो वाला विकल्प जो होगा सांदगी, यह बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो प्रश्न संख्या 3 है आपका, कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक है ना। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक कौन माने जाते हैं। आपका पहला ऑप्शन है अज्ञे यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद व सायन अज्ञे। तो जी हां यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यानी कि अज्ञे जो है प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक है, यानी कि प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक माने जाते हैं अज्ञे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद चलिए आइए अब चौथे क्वेश्चन पर। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की नहीं है। तो आपका पहला विकल्प है द्वापर, दूसरा आपका सूर सारावली, इसके बाद आपका प्रिय प्रवास एंड नेक्स्ट आपका साकेत, है ना। तो यहां पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये मतलब कहा गया कि कौन सी जो रचना है भक्ति काल की है। तो यहां पर देखिए ये मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन को पढ़ने में। तो देखिए यहां पर ध्यान देना है, जो आपका सूर सारावली है ये किसके है, तो सूरदास जी के, और भक्ति काल की रचना है तो यहां पर आपका यही हो जाएगा, यानी कि जो हमारे सूरदास जी हैं ये क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो यहां पर ये भक्ति काल के हैं, अर्थात पर सूर सारावली जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ये होगा बी नंबर आपका राइट, है ना। तो ये क्या है, भक्ति काल की रचना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से समझना है क्वेश्चनों को। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी कृति रीति काल की है। तो यहां पर आपको पहला क्या है पंचवटी, दूसरा आपका रामचरितमानस, तीसरा आपका बिहारी सच्चाई, चौथा आपका है फरमान रासो। तो इनमें से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कृति जो है रीतिकाल की है। तो बिहारी सच्चाई क्या है, रीतिकाल की, क्योंकि बिहारी लाल जी जो है रीतिकालीन कवि हैं। तो इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद आते हैं अपना जो है प्रश्न संख्या 6 में। तो कह रहा है आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है सहज यहां पर देखिए सहज लिखा है, तो सहज भावों के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम की भावना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, युद्धों का सजीव वर्णन। तो देखिए आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं, कौन सी नहीं है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि युद्धों का सजीव वर्णन। ठीक है, जो आधुनिक काल की कविताएं होती हैं उनमें यह विशेषता नहीं पाई जाती, युद्धों का सजीव वर्णन, क्योंकि यार अब युद्ध तो होते नहीं ना। तो इस प्रकार से यहां पर ये चीजें नहीं होती है ना। पहले आपका जैसे आदिकाल की बात करें तो उनमें ज्यादातर यही होता था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 7 है, नीरजा के रचनाकार हैं। तो नीरजा के रचनाकार कौन है इनमें से, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, यानी कि महादेवी वर्मा जो है नीरजा कृति के रचनाकार हैं। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका 8वां प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि छायावदोत्तर काल की पत्रिका है, यानी कि छायावदोत्तर युग की पत्रिका इनमें से कौन सी है। पहला आपका है सरस्वती, दूसरा आपका प्रताप,
इसके बाद है विशाल भारत, नेक्स्ट है आपका कदम्बनी। ठीक है, तो यहाँ पर आनंद कदम्बनी है। तो देखिए यहाँ पर छायावदोत्तर युग की बात करी गई या छायावदोत्तर काल की बात करिए, तो यहाँ पर आनंद कदम्बनी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़ की। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है आपका, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका पहला क्या है 1942, 1936, 1942 और इसके बाद यहाँ पर क्या है, सॉरी 92 है और 1942 है ये, और ये क्या है 1943 है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प जो है बिल्कुल राइट होगा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न संख्या 10वां है आपका, रीतिकाल से संबंधित रचना है पद्मावत, आखिरी कलम। ठीक है, आखिरी कलाम, इसके बाद है सूरसागर और नेक्स्ट है आपका बिहारी संशय। तो रीतिकाल की बात करी गई है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आपका बिहारी संशय। ठीक है, क्योंकि रीतिकालीन कवि हैं बिहारी लाल जी। इसका देखिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपका, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो 7 है, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका आता है प्रश्न संख्या 12, कह रहा है कि कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं भूषण, घनानंद, केशव, जायसी। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास जी को, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 13, उद्धव शतक किस काल की रचना है? उद्धव शतक जो है किस काल की रचना है? तो ये आपका हो जाएगा आधुनिक काल, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आधुनिक काल जो है, उद्धव शतक जो है किस काल की है? तो आधुनिक काल की है ना, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आता है प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है ना। तो यहां पर आपको देखना है ज्ञानाश्रय लिखा है यार श्रेय, तो ये आपका ज्ञानाश्रय है समझिएगा। तो पहला क्या है गोस्वामी तुलसीदास, इसके बाद है नानक, नेक्स्ट आपका दादू, अगला है आपका कबीर है ना, तो कबीरदास जी। तो यहां पर ज्ञानाश्रय शाखा की बात करी गई है, तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, यानी कि वर्डों पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर शब्द आया है नहीं है। तो यहां पर कौन से नहीं है? तो तुलसीदास जी नहीं, क्योंकि ये क्या है भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो ये प्रेमाश्रय में आते हैं, यानी कि आपका ज्ञानाश्रय के नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास है ना। चलिए अगला प्रश्न, तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो पद्मावत महाकाव्य है यह किस भाषा में है? अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फारसी में? तो ये आपका किस भाषा में है? तो ये आपका है अवधी भाषा में, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट होगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है यहां पर प्रश्न संख्या 16, तो इसको समझिएगा क्या कह रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि हैं, प्रथम कवि है ना, तो सूरदास जी हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति, यानी कि आपका यही राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि तो विद्यापति हैं। इसके बाद अगला आता है यहां पर प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि नई कविता का प्रारंभ माना जाता है, कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1950 ईस्वी से। ठीक है, तो यहां पर नई कविता का प्रारंभ 1950 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि इनमें से कौन से नहीं? नंददास, सूरदास, छित स्वामी, भिखारी दास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भिखारी दास। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट हो जाएगा, अष्टछाप के कवि नहीं है भिखारी दास। ठीक है, बाकी के सभी हैं। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सरयू पार की यात्रा की विधा है। सरयू पार की यात्रा जो है यह किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या है आपका यात्रा वृत्त है ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरयू पार की यात्रा क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि नीड का निर्माण फिर। ठीक है, यह रचना जो है किस विधा की है? नाटक है, कहानी, आत्मकथा, रेखाचित्र। तो किस विधा की रचना है ये? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आत्मकथा, यानी कि नीड का निर्माण फिर जो है ये क्या है? आत्मकथा है। तो इसलिए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। इसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ध्रुव सामनी नाटक के रचनाकार, तो यहां पर आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्रुव सामनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसलिए आपका बी जो यहां पर सॉरी डी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? सदा सुखलाल, जटमल, राजा शिव प्रसाद, इसका है दौलत राम। ठीक है, तो यहाँ पर गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जटमल, है ना। तो जटमल कौन है? जटमल जो है गोरा बादल कथा के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका आता है प्रश्न संख्या 23, कह रहा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक, तो यार आज्ञे जी है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है डी राइट होगा यहाँ पर आज्ञे। तो यार जो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, आज्ञे इस प्रकार से लिखा जाएगा ना। तो आज्ञे जो है ये क्या है? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है। देखिए वर्डों पर यार विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक यहीं पर होती है। तो ऑप्शन सी आपका जो बाल मुकुंद गुप्त है, ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है। ठीक है, बाकी बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधा चरण गोस्वामी ये हैं। बाकी यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा ना। चलिए इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो 25 नंबर है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आपका पहला क्या है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद आपका डॉक्टर नागेन, नेक्स्ट आपका धर्मवीर भारती, इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार है ना। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहां पर है 26 नंबर, परीक्षा गुरु की रचना की विधा है। जो परीक्षा गुरु है ये क्या है? कहानी है, नाटक है, तो या उपन्यास है या जीवनी, है ना। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो परीक्षा गुरु है क्या है? उपन्यास है, यानी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी इसे कहा जाता है। तो ये आपका उपन्यास है, नहीं लाला श्रीनिवास द्वारा रचित। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहां पर 27 नंबर है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो यहां पर आपका हो जाएगा सरस्वती पत्रिका, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो यहां पर आपका डी विकल्प जो है सरस्वती पत्रिका जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा क्या है? संपादित पत्रिका है। इसके बाद अपना अगला प्रश्न देखिए यहां पर 28 नंबर, देखिए क्या कह रहा है कि तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। तो तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल शंकर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। मेरी तिब्बत यात्रा जो है इसके लेखक कौन है? तो ये हमारे राहुल शंकर हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसमें राइट होगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न को देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि क्या है? तो ये आपका क्या निबंध है ना। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चिंतामणि क्या है? एक निबंध संग्रह है। तो इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहां पर 30 नंबर देखिए कह रहा है डायरी विधा के लेखक, यानी कि देखिए जिस प्रकार से हम लोग नाटककार के रूप में किसी एक विशेष को नाम जानते हैं, यहां पर जैसे मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यासकार के रूप में जानते हैं, ठीक उसी प्रकार डायरी विधा के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि सबसे प्रमुख लेखक कौन है? तो यहां पर आपका शमशेर बहादुर जी का नाम आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका शमशेर बहादुर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहां पर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? तो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित जो आवारा मसीहा है यह किसके बारे में लिखी गई है? तो ये आपका लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शरद चंद्र जी के द्वारा बारे में लिखा गया है जीवनी। तो यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 32 नंबर प्रश्न पर। तो क्या कह रहा है कि अपनी खबर पुस्तक की रचना जो है यह किस विधा की रचना है? तो ये आपका क्या है? तो अपनी खबर जो है ये आत्मकथा, ठीक है, अपनी खबर जो है पांडे बेचन उग्र द्वारा, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा क्या है? रचित एक आत्मकथा है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं अगला। तो यहां पर आपका 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हिंदी गद्य का विकास हुआ कब हुआ था? किस काल में? आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। हिंदी गद्य का विकास कभी हुआ था? तो आधुनिक काल में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इसका देखिए 34 नंबर प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा की है? तो ये आपका आत्मकथा है, यानी कि यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। तो यहां पर आपका आत्मकथा। इसके बाद आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रजा हितैषी नाम का पत्र प्रकाशन किया था, किसने किया था? तो प्रजा हितैषी नाम का पत्र जो है किसने प्रकाशित किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राजा लक्ष्मण सिंह। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, जिस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो गए हैं, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना है और वहां की आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इनका पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।